हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के वर्ल्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, यूएस क्रिएटेड इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट टू कंटेन चाइना। तो हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं और क्यों ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले कुछ सालों से जब से इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट ने प्रोमिनेंस गेन की है, ऑलमोस्ट हर साल इंडो पैसिफिक पे एक क्वेश्चन आता ही है इंटरनेशनल अफेयर्स के सेक्शन में GS2 के। और लेटली इंडो पैसिफिक पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कनाडा द्वारा एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी लाया जाना। इंडो पैसिफिक पॉलिसी कनाडा की तरफ से आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कनाडा इज अ पैसिफिस्ट नेशन। कनाडा यूजुअली कम्स आउट विद पॉलिसीज लाइक क्लाइमेट चेंज और कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स, वुमेन पावर एंड इस तरह की चीजें। तो कनाडा द्वारा बेसिकली इस तरह की कोई पॉलिसी आना जो थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, और साथ ही में अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी में 34 पेज की वो जो पॉलिसी है उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि इंडिया की सेंट्रलिटी हम इंडो पैसिफिक में देखते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग। हम ये चीज बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कनाडा के केस में क्या है कि खालिस्तानी इशू हम दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि कंसर्निंग इशू है। हमारी कुछ सेंसिटिविटीज हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, बिकॉज द डिमांड ऑफ खालिस्तान, जो सिक्स फॉर जस्टिस वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जी जिसको लीड कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी रिसेंटली 10 लाख लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें वोटिंग हुई है। वी डू नॉट नो इफ द नंबर्स आर करेक्ट और नॉट, बट स्टिल रेफरेंडम हुआ है जिसमें खालिस्तानी रेफरेंडम में इतनी भारी मात्रा में वोटिंग हुई है। भारत द्वारा ये कन्वे किया गया कि इंटरपोल को कि हमें बेसिकली गुरपतवंत सिंह पन्नू जी को आप प्लीज डिटेन कीजिए टेम्परेरली, ताकि उन्हें एक्सट्रेडिट करके हम यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चला सके। लेकिन इंटरपोल ने हमारी इस डिमांड को भी खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि UAPA आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है और आपने UAPA के तहत हमें बेसिकली इनको डिटेन करने के लिए कहा है। सो वी कैन नॉट डू दैट। और हमने अपना कंसर्न, बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको भी कन्वे किया कि देखिए ये सही नहीं है। खालिस्तान आप चाहते हैं, जो रेफरेंडम हुआ है, आपके ही लोगों ने उसमें वोट किया है, शिमला एज अ कैपिटल आप खालिस्तान चाहते हो। सो दिस कैन नॉट हैपन एंड वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। लेकिन अब देखिए, आप इंडो पैसिफिक पॉलिसी के साथ आए हैं। मैं कनाडा क्यों डिस्कस कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी इन अ मिनट। आई वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू कि यहाँ पे हम चाइना की बात करते करते कनाडा पे कहाँ से पहुंच गए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो जब हमने जस्टिन ट्रूडो को कन्वे किया कि एक बहुत बड़ा इशू है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब देखिए, वो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं उनका इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो मोस्टली आप क्योंकि उन्हें प्रभात फेरीज में जाते देखते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट थिंग कि क्या गलत है क्या सही है, पर उन्होंने हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को कभी भी आप कह सकते हैं इतना बड़ा नहीं समझा है, और ना ही कभी कंसर्न समझाया अपना। लेकिन अब जब वो एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी के साथ आ गए हैं और आप उसमें सेंट्रलिटी इंडिया की बता रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको हमारे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमारे कुछ जो हम आपको कन्वे करते हैं अपने कंसर्न्स को, आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब बात हो गई कनाडा की। अब आप लेटली यूके की भी इंडो पैसिफिक पॉलिसी के बारे में आपने सुना है। अब देखिए, ये क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली ये सब कुछ यूएस, क्योंकि आप समझते हैं कि यूएस इज द ग्लोबल पुलिसमैन, द लीडर ऑफ वेस्ट, है ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज के जो लीडर हैं यूएस, अब सबसे पहले उनकी तरफ से काफी परसुएड किया जा रहा है इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो वैसे ही अभी जो ऋषि सोनक हैं वो भी उन्होंने बोला है कि हम इंडो पैसिफिक को बहुत बड़ा समझते हैं। तो जब वो इंडिया को भी रेफर कर रहे हैं कि हम इंडिया के साथ एक वीजा रिजीम फ्री क्यों चलाना चाहते हैं, बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन इंडो पैसिफिक, तो यूके की तरफ से भी इंडो पैसिफिक बहुत ज्यादा सुना जाना, ठीक है। तो देखिए, यूएस का हमें पता है, यूएस के लिए जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ये ट्रेड, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज यूएस हैज मोर और लेस बहुत हद तक उन्होंने काफी सालों से ये शिपमेंट्स ट्रेड को रूल किया है, तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो यूरोपियन पावर्स हैं और कुछ कुछ कनाडा जैसी कंट्रीज जो कन्वेंशनली इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट में उन्होंने कभी इंटरवीन नहीं किया है, हम उनको देख रहे हैं। और हम कनाडा, यूके, हमने क्यों इनको डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे जिस कंट्री में बेसिकली चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है वो फ्रांस है। तो फ्रांस भी आप कह सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इज इंडो पैसिफिक का जो डोमेन है, कॉन्सेप्ट है, ये वाइडन होता जा रहा है। ठीक है, कनाडा, रिसेंटली इटली ने भी एक एक्सरसाइज की थी हमारे साथ इंडो पैसिफिक में। नेटो हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक लेटली, चाइना स्पेसिफिकली। और अभी हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। साथ ही में हमने किस तरह से भारत ने भी इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को वाइडन करना शुरू कर दिया है। आज से पहले ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आसियान को हमने हमेशा अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सेंट्रलिटी पे रखा है। हमने उनको बार बार कन्वे किया है कि हम एक पहले लुक ईस्ट पॉलिसी फॉलो करते थे, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं, जिसकी सेंट्रलिटी पे आसियान है। लेकिन अब हमने इसको और वाइडन करते हुए कहा है कि देखिए, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो हमारे इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर आती है, और रिजल्टेंटली जो आसियान है वो हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी के भी सेंट्रलिटी पे लाया करता है। तो आई होप आपको अब ये समझ आ गया कि कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके, यूएस तो है ही, साथ ही में आसियान की जो कंट्रीज है उनको भी रोप इन किया जा रहा है इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट में। आई होप आपको ये चीज समझ आई। अब इसके बैकग्राउंड में इस लेंसेज के साथ हम बेसिकली इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, that there is no such concept as Indo-Pacific which was created by the United States। अब देखिए चाइना का ये कहना है कि इंडो पैसिफिक जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको क्रिएट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, क्योंकि उसको जो अपने एशिया पैसिफिक के पार्टनर्स थे जैसे इंडिया, उसको यूज करना था, उसको रोप इन करना था चाइना को कंटेन करने के लिए। देखिए ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सच भी है। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को कभी बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि यूएस के जो बहुत पुराने सिक्योरिटी एडवाइजर्स हुआ करते थे, वो हमेशा यूएस के पॉलिसी मेकर्स को यही सजेस्ट करते थे कि कभी भी एक रीजनल पावर को राइज करते नहीं देना। तो चाइना प्रेजेंटली साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया का, एशिया का बेसिकली ओवरऑल एक रीजनल पावर की तरह राइज होने लगा है। तो उसके रीजन में ही जाके उसको काउंटर करिए ताकि आपकी हेजेमनी बनी रहे, आपकी डोमिनेंस बनी रहे। तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस ने मैन्युफैक्चर किया है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द फैक्ट कि हम कितने इमोशनल हैं। ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक है, देयर कैन नॉट बी any concept of Indo-Pacific without the word Indo in it. Of course, we're very happy about it कि हमारा जो global positioning है, हमारा जो stature है आज कहाँ पहुंच चुका है। लेकिन अभी मैं एक न्यूट्रलिटी के perspective से इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो सच एज इंडिया टू कंटेन चाइना, अब ये एक चाइनीज डिप्लोमैट ने कहा है, रिफ्लेक्टिंग बीजिंग हार्डनिंग ऑपोजिशन टू बोथ वर्ल्ड। अब देखिए जो बीजिंग का स्टैंड है, चाइना का स्टैंड है, वो ना ही केवल इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को अपोज करते हैं, बल्कि साथ ही में जो रीजनल ग्रुपिंग्स है जैसे क्वाड, उसको भी अपोज करते हैं। इनफैक्ट अब देखिए जब भी आप क्वाड पे, इंडो पैसिफिक पे, ऑकस को भी लिखेंगे आप साथ में, तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आप चाइना की तरफ से जब क्रिटिसिज्म लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, वाई इट इज नॉट वर्किंग, एंड एक दो लाइन में आप ब्लॉक मेंटालिटी जरूर लिखिए, जो चाइना रिसेंटली बहुत बोल रहा है, कोल्ड वॉर मेंटालिटी या कुछ ऐसा जरूर इंक्लूड कीजिए। तो ये इन्होंने बोला है कि इंडो पैसिफिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट जियोपॉलिटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये इन्होंने कहाँ बोला है, फ्रेंच जर्नलिस्ट के साथ एक इंटरव्यू करते हुए बोला है। और ये जो चाइनीज एम्बेसी है फ्रांस में, पेरिस में, उन्होंने ही पब्लिश किया है फिर इसकी जो भी रिस्पॉन्सेज आए इन डिप्लोमेट के उनको। इट इज अ कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय द यूएस, ही एडेड इन द पास्ट वी यूज्ड टू टॉक अबाउट। अब ये इन्होंने बोला है कि हम पास्ट में क्या कहा करते थे, पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन, तो इंडो पैसिफिक तो कभी था ही नहीं, तो आपने क्यों क्रिएट किया इंडो पैसिफिक, वर्ड क्यों कंस्ट्रक्ट किया। तो यही चीज इन्होंने बोला कि it is because they believe that Asia Pacific allies alone are no longer enough to contain China। तो इसीलिए हमें इंडिया को लेके आना पड़ेगा और बाकी अलाइज को लेके आना पड़ेगा, जैसे फ्रांस को। अब फ्रांस क्यों, क्योंकि फ्रांस खुद को हमेशा से एक इंडो पैसिफिक कंट्री समझता है।
तो इसीलिए इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट यूएस ने आप कह सकते हैं कि जनरेट किया, कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि उसके जो पहले वाले अलाइज थे वो उसके लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे, उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जैसे कोरिया, साउथ कोरिया अगर हम बात करें, या फिर जापान। तो ये एशिया पैसिफिक वाले रीजन में दे वर नॉट सॉर्ट ऑफ फुलफिलिंग द गोल ऑफ कंटेनिंग चाइना। ठीक है, तो इसीलिए और पार्टनर्स चाहिए थे, जैसे फ्रांस और जैसे इंडिया। ओके, आस्क्ड इफ इट वाज रॉन्ग। अब देखिए, मतलब यहाँ पे जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया इन चाइनीज डिप्लोमेट से कि क्या ये गलत है फ्रांस के लिए कि वो खुद को इंडो पैसिफिक कंट्री समझती है, तो उन्होंने बोला देखिए बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप क्यों समझते हैं खुद को, क्यों पोजीशन करते हैं इस तरह से? क्योंकि अगर आप इंडो पैसिफिक को खुद का मेंबर मानते हैं तो आपकी मेंटालिटी भी कॉन्फ्रंटेशनल हो गई, कोल्ड वॉर मेंटालिटी हो गई, क्योंकि इंडो पैसिफिक का कॉन्स्ट्रक्ट है ही चाइना को अपोज करने के लिए बनाया गया, इनका ये कहना है। अब देखिए, चाइना ने कभी भी इंडो पैसिफिक टर्म नहीं यूज किया है, दे यूज द टर्म एशिया पैसिफिक। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग याई, अब देखिए उन्होंने क्वाड को कैसे डिसमिस किया है कि कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक अ सी फोम, जो फोम होती है ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, अपने आप सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें, जैसे क्वाड को उन्होंने क्या कहा है, क्वाड को उन्होंने बोला जैसे 5 आइज हैं। 5 आइज आप जानते हैं, बहुत बार अपने और कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं, जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके की। तो 5 आइज और ऑकस की तरह ही ये एक डिफेंस पैक्ट है। और देखिए, सबसे ज्यादा जो भारत को हिट करता है, पिंच करता है, वो हमारा कंपैरिजन क्वाड का नेटो के साथ किया जाना करता है, जो यहाँ पे लिखा है। और हमने इसको बहुत ओपनली कंडेम किया है, रिबफ किया है कि देखिए बिल्कुल भी नेटो के साथ इसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए क्वाड को, क्योंकि क्वाड इज मेंट फॉर समथिंग एल्स, इट इज कोऑपरेटिव थिंग, इट इज अ कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म। तो नेटो क्या है? देखिए, अगर हम गलती से भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्वाड इज एन एशियन नेटो, यही कहा जाता है ना, तो इन द सेंस हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसपे हम हमेशा से प्राइड फील करते आ रहे हैं, जिसने हमको आज तक सेव किया हुआ है, अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपने रिलेशंस, अपनी फॉरेन जो पॉलिसी है उसको एक इंडिपेंडेंस उसमें ना गवर्न करते होते, ओन करते होते, तो अभी तक जो हम रशिया से तेल ले पा रहे हैं, इसका प्रेसिडेंट देखिए हमारे जो प्रीवियस पास्ट के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने रखा। ठीक है, आप कितना भी किसी चीज को, किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर लीजिए, अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स की नजर से हट के देखेंगे तो ये प्रेसिडेंट सेट हुआ था, तभी तो आज तक उसको एड ऑन करके फॉलो किया जा रहा है। Although the current foreign policy is phenomenally good, I'm not going into that, जिस तरह की डिप्लोमेटिक एज हम अब अटेन कर चुके हैं, इट्स एक्चुअली वेरी अप्रिशिएबल। लेकिन हम ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसने हमें हर जगह बचाया है और हर जगह एक नया एज देने की कोशिश की है। तो इसीलिए एशियन नाटो इसको कभी भी हमने नहीं माना है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज लिखी है, इट बिकॉज इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इंडियन ऑफिशियल्स हैव आल्सो रिजेक्टेड चाइनाज आर्ग्यूमेंट दैट द यूएस वाज स्टोकिंग रीसेंट टेंशंस। अब देखिए, बार बार हमें चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि क्योंकि आप यूएस के साथ बहुत ज्यादा आपकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, आपके रिलेशंस आर गेटिंग स्ट्रेंथन्ड एंड ऑल ऑफ दैट, इसीलिए आपका जो रिश्ता है चाइना के साथ खराब होता जा रहा है। ऑल्दो हमारे बीच में इतनी कॉमनैलिटीज हैं, फिर भी आप केवल डिफरेंसेस पे फोकस करते हैं। अब देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। और इंडिया इसको रिप्लाई में ये कहता है चाइना को कि देखिए, जो आप एलएसी में आपने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया, अभी तवांग में आपने चेंज कर दिया, और आप सारा का सारा ब्लेम कहते हैं कि यूएस के साथ जो आपका रिलेशन है, इस वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं और इसी वजह से हमें सिर्फ डिफरेंसेस दिखते हैं और कॉमनैलिटीज नहीं दिखती। तो हमें ये बॉर्डर भी तो दिखता है ना। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, मिस्टर लो इन एन इंटरव्यू ऑल्सो अक्यूज्ड अननेम्ड। ओके, अब देखिए, ये ना बहुत ज्यादा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज और एक और इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल हम इसी पेज का डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से एक नई चीज हम पिछले कुछ 1-2 सालों से देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। वो क्या है? अब आप अपना जब कोई भी लीडर या कोई भी सरकार होती है, वो अपना डोमेस्टिक स्फीयर में सिविल लिबर्टीज नहीं संभाल पाते, या कोई भी चीज वो नहीं हैंडल कर पाते, चाहे वो कोविड है, जैसे चाइना के केस में जो जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ इतनी प्रोटेस्ट हुई, और प्रोटेस्ट इतनी बढ़ गई टू एन एक्सटेंट के इतने अथॉरिटेरियन देश में ये बोला जा रहा है कि शी जिनपिंग डाउन द लीडर एंड हटाओ इनको, वी वांट food, we want jobs, we don't want कोविड टेस्ट। तो अब देखिए, फिर इन्होंने क्या किया,
इन्होंने बोला कि देखिए ये जो भी प्रोटेस्ट हुई थी इसमें एक फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व था, बिल्कुल। तो फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं आपने वेस्ट को हिंट दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूके है, जैसे हांगकांग में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यूएस है, तो ऑब्वियसली इसमें फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बैक की थी। ठीक है, तो मैं आपको बस एक ट्रेंड बताना चाहती हूँ कि ये नया नहीं है कि आप चाइना में सुन रहे हैं। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान में भी सेम हुआ था। पाकिस्तान में इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैसे ब्लेम किया कि एक फॉरेन गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, और जो भी कुछ हुआ वो फॉरेन फोर्सेस ने, यूएस ने बेसिकली ये प्लान आउट किया और मेरे खिलाफ ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो हमने ये देखा। अभी हम ईरान में देखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो ईरान पे है, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी अब उन्होंने बार बार क्या बोला है, ये जो महसा अमीनी की डेथ के बाद प्रोटेस्ट हुई, इसमें फॉरेन एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने फंड किया है, उन्होंने बैक किया है। और यहाँ पे भी उन्होंने, देखिए जब भी आप इनकम्पिटेंट रह जाते हैं या आप गलत होते हैं तो आप फॉरेन फोर्सेस को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत विविडली दिख रहा है ट्रेंड हर जगह। Okay, so I hope you understood it. Iran blames US after being removed from UN rights body. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईरान ने थर्सडे को बोला है कि हमें यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन से रिमूव कर दिया गया वेंसडे को, और ये बिल्कुल किसी का हाथ इसमें नहीं हो सकता एक्सेप्ट यूएस से, क्योंकि यूएस हम पे एक मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी डालने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के देखिए, जब भी आप ईरान यूएस का कॉन्ड्रम, किसी भी कोई आंसर कोई और हो, लेकिन आप उसमें एक ईरान एलिमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, कभी भी वेस्ट एशिया में आंसर हो या फिर कुछ भी, तो आप ये लिख सकते हैं कि ईरान इज एक्चुअली विटनेसिंग मैक्सिमम प्रेशर अप्रोच बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी देखिए ट्रम्प के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा था, अभी ऑफ कोर्स वियना टॉक्स वगैरह चल रही है तो इट हैज गॉटन रिड्यूस्ड अ लिटिल। ओके, तो इसके रिस्पॉन्स में व्हाट ईरान इज डूइंग इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉलिसी। तो आप मैक्सिमम प्रेशर डालें, हम दिखाएंगे कि हम में कितनी रेजिस्टेंस है, सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे बेसिकली अब इनको इस यूनाइटेड नेशंस कमीशन से भी रिमूव कर दिया गया है। इसी अप्रैल में इन्हें इलेक्ट किया गया था इस बॉडी में 4 साल की टर्म के लिए, बट ऑफ कोर्स इनकी मेंबरशिप हैज कम टू एन एंड विद एन इमीडिएट इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे भी आपको कर्डिस्तान जो इशू है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैप्स के साथ। व्हाट इज द कर्डिश इशू, यहाँ पे देखिए जो महसा अमीनी है जिनके साथ मॉरल पुलिसिंग हुई है, डेफिनेटली एथिक्स में मॉरल पुलिसिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया से कुछ कुछ एग्जांपल्स जिसको कहा गया है कि वो मॉरल पुलिसिंग थी, आप हमेशा लिखिए भी ऐसे ही कि इसको एलीज किया जाता है कि ये मॉरल पुलिसिंग थी। कभी भी अपनी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ों में स्टेट मत कीजिए जी हाँ ये मॉरल पुलिसिंग थी, यहाँ पे ये हुआ तो ये मॉरल पुलिसिंग, डू नॉट डू दैट। ओके, तो कुछ थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली लिखना सीखिए। ओके, तो मॉरल पुलिसिंग जो महसा अमीनी जी के साथ हुई बिकॉज हिजाब वॉजंट प्रॉपर, लेकिन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ऑल्दो वी अंडरस्टैंड ओके मॉरल पुलिसिंग वॉज अ थिंग एंड हेंस इट लेड टू हर डेथ, पर क्योंकि वो एक कर्डिश विमेन थी, क्योंकि इम्प्रॉपर हिजाब तो वहाँ की और ईरान की लड़कियों का भी नहीं होता था, तो ऐसा नहीं उनके साथ कभी बर्ताव किया गया, ये क्योंकि वो एक कर्डिश विमेन थी इसीलिए उनके साथ और बुरा हुआ। कर्डिस्तान का इशू है ही बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इशू, क्योंकि व्हाट, अब आप जानते हैं टर्की में क्या है, टर्की के जो रेसेप तैयब अर्डगन है, व्हाट ही इज डूइंग, उन्होंने जितने भी कर्डिश लोगों का जो ग्रुप है, ये जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, उनको टेररिस्ट के रूप में बैन किया हुआ है। अभी रिसेंटली इस्तांबुल की एक मार्केट में जो अटैक हुआ उसका जो उन्होंने ब्लेम डाला वो कर्डिश लोगों पे ही डाला, और इसीलिए उन्होंने सीरिया में बहुत सारी एयर मिसाइल्स अटैक भी करवाया। तो बेसिकली क्या है कि कुछ कुछ एरिया जो कर्डिस्तान एक बेसिकली इमेजिनरी एक आप कह सकते कंट्री है। ओके, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर कजाकिस्तान है ना, तो वैसे ही बेसिकली कर्डिस्तान भी एक कंट्री है पर वो इमेजिनेटिव है, इमेजिनरी है। अपने दिमाग में अगर आप सोचेंगे कुछ कुछ एरिया टर्की का चला गया, ठीक है, टर्की के ईस्ट वाला एरिया, कुछ कुछ एरिया सीरिया का मिल गया, उसमें कुछ एरिया इराक का मिल गया, तो ये कुछ एरिया ईरान का मिल गया, तो वो सारा एरिया मिला के कर्डिस्तान बनता है। और इनको ऑलमोस्ट ईरान, टर्की, सारी ही कंट्रीज अगर किसी चीज पे कंसेंसस पे आती हैं, रीच करती हैं, वो यही है कि सारे कर्डिस्तान के खिलाफ है।
और देखिए कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हो, ऑब्वियसली अगर भारत खिलाफ है, अब उसमें क्या आप गलत करते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ के जो आम आदमी हैं उनके साथ तो गलत नहीं होना चाहिए, पर भारत भी जैसे जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनको उनको लेके काफी कंसर्न ही रहता है, जो जम्मू एंड कश्मीर के सेपरेटिस्ट लोग हैं, तो वैसे ही इनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू है ये, सो दे हैव टू डील विद इट हेफ्टली। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं जस्ट बिकॉज वो एक कर्डिश वुमेन थी तो उनके साथ और ज्यादा बदसलूकी हुई। राइट, वन किल्ड एज अफगान तालिबान शेल बॉर्डर टाउन। अब देखिए यहाँ पे मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तालिबान आया अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी कि पाकिस्तान के एक बहुत टॉप मिलिट्री चीफ थे, ओवर अ टी ही वाज सेलिब्रेटिंग फाइनली, ऐसा कहा गया इमरान खान के बहुत सारे खास लोगों द्वारा कि फाइनली अब अफगानिस्तान आजाद हो गया है। तो ये बात आपको याद होगी। तो लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान और तालिबान में इतने सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो ऐसा हो रहा है, पहली बात ये बात आपको एक्नॉलेज करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों में जैसे तालिबान द्वारा हमने फेवर करते हुए देखा है इंडिया को, बिकॉज इंडिया कैन इन्वेस्ट, इंडिया कैन बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया हैड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद अफगानिस्तान एंड देयर पीपल, तो इंडिया को उसे फुलफिल करना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अभी लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ कुछ इश्यूज हैं, वो भी टेरर रिलेटेड। अभी जो पाकिस्तानी तहरीक तालिबान जो है, पाकिस्तान बेस्ड एक तालिबानी ग्रुप है जिसने काफ़ी सालों से पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ काफ़ी सारे टेरर अटैक्स किए हैं। अभी तक कुछ महीनों से उनके बीच में एक सीज फायर थी, उन्होंने सीज फायर को ब्रीच कर दिया है और बोल दिया है कि अब हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, और जो भी ट्राइबल एरिया है, फॉरेस्ट डोमिनेटेड एरिया है पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने खुद को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है, जो तहरीके तालिबान है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि अब क्योंकि हमारी जो बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है अफगानिस्तान, वहां पे एक तालिबान, मतलब जो तालिबान है उसी की सरकार है और सब कुछ अगर ये तहरीके तालिबान वहां चली जाती है तो रिसोर्सेज, इतना बड़ा टेरिटरी, सब कुछ आराम से यूज किया जा सकता है पाकिस्तान के ही खिलाफ। तो कहीं ना कहीं यही फियर है पाकिस्तान के मन में। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, अभी ये इशू कितना और इवॉल्व होगा, एक्चुअल में वो होगा या नहीं होगा, तहरीके तालिबान का अफगान तालिबान के साथ मिलना या जो भी, पर अभी फाइनली एक एपिसोडिक इवेंट हुआ है जिसमें एक इंसान की जान गई है और 11 लोग अभी वुंडेड हैं, जब अफगान के तालिबान फोर्सेस ने बहुत शेलिंग की है, बॉम्बिंग की है सिविलियंस के ऊपर, साउथ वेस्टर्न चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पे। This of course reflects that there is increasing tension between the neighboring nations. Okay, so let's move on to another article, but before moving on to this article हम discuss करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स को। Okay. बांग्लादेश रीचेस आउट टू IMF, व्हाट्स रॉन्ग विद इट्स इकोनॉमी। तो देखिए क्यों हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश, हमने G20 का जो समिट होने वाला है सितंबर 2023 में, हमने उनको उसमें इनवाइटी के रूप में बांग्लादेश को भी बुलाया है। अब G20, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, G20 सबसे बड़ी इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमीज जो होती हैं संसार की, चाहे वो इमर्जिंग हो चाहे वो एडवांस्ड हो, वो उसमें प्रेजेंट हैं G20 में। तो अगर हम बांग्लादेश को उसमें इनवाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिकली एक पोजीशन को अटेन कर चुके हैं। दे आर द 40th लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड एट द मोमेंट, विच ऑफ कोर्स मीन्स अ लॉट, क्योंकि वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हुआ करते थे और इसीलिए बांग्लादेश को हमने इनवाइट किया है। ऑल्दो हमारे और जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ लॉट हैज हैपेंड रिसेंटली। मे बी आपसे
इंटर बॉर्डर रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, कैसे रिवर या वाटर का जो सब्जेक्ट है वो डोमिनेट करता है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में। यू हैव टू राइट अबाउट तीस्ता, दैट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड एजेंडा। अभी तक इसमें क्या हुआ है कुछ नहीं पता, बट ऑफ कोर्स जो अभी रिसेंटली एक केनाल के बारे में बातचीत हुई है, जो हमने डील साइन किया है, गंगा एक्शन प्लान, ये सब वगैरह आप लिखेंगे। लेकिन इस समय हमारा कंसर्न वो नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश आईएमएफ के पास गया है पैकेज को डिमांड करने। ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ, हमें ये डिस्कस करना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बांग्लादेश ने कहीं कहीं चीजों में भारत को भी ओवरकम कर लिया था एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ है, पिछले महीने बांग्लादेश रीच्ड आउट टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सीकिंग हेल्प। ओके, तो आईएमएफ प्रेस रिलीज के हिसाब से बांग्लादेश को एक इकोनॉमिक असिस्टेंस दी जाएगी वर्थ $4.5 बिलियन, विच इज रुपीज 37,000 करोड़। तो देखिए, एक बहुत सिग्निफिकेंट रिवर्सल है ये, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए जो इमर्ज कर रही है, क्योंकि इन्होंने ओवरटेक किया था इंडिया को इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, आई होप आप समझते हैं कि क्या होता है। जीडीपी होना अलग बात है, उस जीडीपी का कितना प्रिपोर्शन हर एक भारतीय नागरिक को मिल रहा है उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। कितनी इनकम, ऐसा नहीं है कि हमारी जीडीपी क्या पता जो कुछ गिने चुने 1% ऑफ पॉपुलेशन है उनकी वजह से बढ़ रही है, लेकिन इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि गरीब गरीब है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, और जीडीपी बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में 2020 में बांग्लादेश ने हमें ओवरटेक कर लिया था। ओके, अब क्यों कर पाए थे वो, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट थी पिछले 20 सालों के लिए, स्पेशली 2017 के बाद से। अब 2017 के बाद से अगर इनकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, तो ऐसा क्या हो गया कि इनको आईएमएफ पैकेज की इकोनॉमिक असिस्टेंस की जरूरत पड़ गई। अब देखिए, अब आप ये भी जानते हैं बांग्लादेश आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है इस साल के लिए। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अफ्रीका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कहीं पे कू हो रहा है, चाहे वो कीनिया हो, इथियोपिया हो, कहीं भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज फार अभी हमें अमेरिका की भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा हमें नहीं फर्क पड़ता एज फार एज द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इज कंसर्न। लेकिन पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और कैसे भारत का स्टैंड चेंज होगा उस पर्टिकुलर फिनोमिनन के बाद जो इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो रहा है। ये कुछ कुछ चीज़ें, एंगल्स हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब इसीलिए बांग्लादेश में क्या हुआ है, जब भी देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है ना, तो जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसको एक बहुत एडवांटेज उठाने की कोशिश करती है। हमेशा हर देश में होता है, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई भी देश हो। तो वैसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, आप जानते हैं कि वहाँ कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट रैलीज वो लोग निकाल रहे हैं पूरी कंट्री में, क्योंकि वो बेसिकली शेख हसीना पे बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि शी इज करप्ट, उन्होंने पोल रिगिंग की है, वो कभी भी एक लेजिटिमेट लीडर रही ही नहीं है, उन्होंने ऐसे ही हमेशा पावर को मास्टर किया है, और इसीलिए वो अवामी लीग की सरकार को हटाना चाहती हैं। ओके, तो बेसिकली ये अब वो इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का फायदा भी उठा रहे हैं। हम इतने 20 साल से ग्रो कर रहे थे, देखा कितनी घटिया सरकार है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज, नहीं तो इकोनॉमिक असिस्टेंस लेनी पड़ रही है। अब व्हाट वेंट रॉन्ग विद बांग्लादेश की इकोनॉमी, अगर हम देखेंगे एट द ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे, तो बांग्लादेश अभी भी एक इम्प्रेसिव नंबर ही होल्ड करता है जीडीपी ग्रोथ की टर्म्स में। फॉर वन, अनलाइक मेनी कंट्रीज, अगर हम देखें जैसे भारत भी देखिए, भारत भी जब पैंडेमिक आया 2020 में, तो हम कॉन्ट्रैक्ट हुए, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन बांग्लादेश एक्चुअली ग्रो ड्यूरिंग दिस पीरियड। उनकी जो जीडीपी है वो 3.4%। अब देखिए, इतना ग्रोथ तो सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने देखा, बाकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सब चली गई। सर्विसेज भी चलिए ठीक है, ठीक थी, पर मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल ही डिसरप्ट हो गई।
तो इसीलिए, लेकिन वहाँ की अगर हम ओवरऑल जीडीपी देखें तो बांग्लादेश की 3.4% ग्रो की 2020 में, 6.9% ग्रो की 2021 में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.2% इन 2022। ये हम बिल्कुल 2022 रीसेंट हम नंबर्स देख रहे हैं। तो जीडीपी तो इज एक्चुअली गुड, इट इज अ गुड नंबर 7.2%। तो अगर भारत हर साल ग्रो करने लग पड़े तो हम अभी तो 5th लार्जेस्ट बने हैं, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ? अब देखिए, क्योंकि बांग्लादेश की प्रॉब्लम कहीं और लाए करती है। IMF ये कहता है that Bangladesh robust economic recovery from pandemic has been interrupted by Russia's war in Ukraine। तो रशिया का वॉर जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनकी वजह से बेसिकली बांग्लादेश की प्रॉब्लम अराइज हुई है। अभी आपको रिसेंटली याद होगा, बांग्लादेश के एक किसी मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम भी चाहते हैं कि हम रशिया से जो क्रूड ऑयल, केवल क्रूड ऑयल ही नहीं बल्कि रिफाइंड ऑयल भी इंपोर्ट करना शुरू करें, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। जब बांग्लादेश के उस चीफ से या फिर उस मिनिस्टर से पूछा गया कि देखिए आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि यूएस आपसे नाराज हो जाएगा या फिर वेस्टर्न कंट्रीज आपको आइसोलेट कर देंगी, तो अब देखिए, पता है भारत ने ना बहुतों को स्ट्रेंथ दे दी है, बहुत सारी कंट्रीज को, चाहे वो टर्की हो चाहे वो बांग्लादेश हो। तो बिल्कुल भारत को मिमिक करते हुए बांग्लादेश ने कहा कि देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जिसके साथ डील करना होगा हम करेंगे, इट इज आवर फॉरेन पॉलिसी, वी विल डिसाइड whom टू डील विद whom नॉट टू डील विद। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट लेड बाय इंडिया। टर्की का ये कहना कि ऑल्दो मैं एक नेटो का मेंबर हूँ फुल फ्लेजेड, मैं एक वेस्टर्न अलायंस का मेंबर हूँ, लेकिन मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रशिया भी है चाइना भी है, उसमें एक फुल फ्लेजेड मेंबरशिप तक खुद को स्केल अप करना चाहता हूँ। हाउ हैज दिस कम अप? नेटो का मेंबर होना, इट स्पीक्स हाईली कि आपका क्या कंसर्न है, वेस्ट आपको लेके कितना कंसर्निंग है या कुछ भी। लेकिन ये सब कुछ इंडिया के प्रेसिडेंट ले करने के बाद आया है। तो बांग्लादेश में एक्चुअल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश केवल क्रूड ऑयल ही नहीं बल्कि रिफाइंड ऑयल भी इंपोर्ट करना चाहता है यूएसए से। ऐसा क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में रिफाइनरीज बहुत कम है, सिर्फ 2 रिफाइनरीज हैं बांग्लादेश में मेजर, और इस वजह से जो उनका रिफाइनिंग है वो इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब थोड़ा सा मैं और लिटिल डाइग्रेशन फ्रॉम हियर ऑल्सो, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो आप किसी भी साल का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लीजिए, पिछले 10 सालों का, ओके, तो आप उसमें देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट एक सेक्शन होता है ना, कि हमारे इंपोर्ट बास्केट में सबसे ऊपर क्या आता है ना, ये सब वगैरह, तो उसमें आप क्रूड ऑयल देखते हैं, ठीक है। तो फिर आप एक्सपोर्ट बास्केट भी देखिए, साथ ही में होता है एक्सपोर्ट बास्केट में भारत का रिफाइनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि हम क्रूड ऑयल को, मतलब जो कच्चा तेल है क्रूड ऑयल है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, फिर उस रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बस आई शुड एंड हियर ओनली हमारे इस डाइग्रेशन को, हम बाकी अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या क्या लिखा है। तो अब देखिए, क्योंकि उनका रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ एक्चुअली, उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ ही में उनका रैपिड डिक्लाइन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, क्योंकि अभी तक तो वो डिस्काउंटेड तेल नहीं ले रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। तो इन्फ्लेशन, तो इंडिया इज एक्चुअली डूइंग बेटर देन अदर कंट्रीज एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न। यू लुक एट द एडवांस्ड नेशंस, 11.5%, 11%, 10%। तो ये कई कई चीज़ें हैं जो इंडिया इज फेयरिंग बेटर एट। तो बांग्लादेश में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बाकी सिंपल शब्दों में बात करें, although it is true that Bangladesh has posted very impressive economic growth numbers, the Russian invasion of Ukraine has meant 4 things। तो रशियन इन्वेजन के बाद बांग्लादेश के लिए क्या 4 बातें नई हुई हैं? इन्फ्लेशन यहाँ पे अनकंफर्टेबल लेवल पे जा चुका है क्रूड ऑयल वगैरह की वजह से, क्योंकि ये महंगे हो गए। अभी तक ये डिस्काउंटेड तेल नहीं ले रहे थे, अभी भी कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुई है, ऑल्दो दे इंटेंड टू, व्हाट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्फ्लेशन रेट 8.85% है, ओके, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। बांग्लादेश इन्फ्लेशन हमने नंबर 1 पॉइंट देख लिया। बांग्लादेश का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, तो देखिए मैं आपको, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और अगर आपको यही नहीं पता कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताना चाहती हूँ कि एक अगर कंट्री है,
अब तो कोई भी कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं हो सकती, ऑलमोस्ट हर कंट्री एक ओपन इकोनॉमी ही है, इवन दो पार्शली फुली जैसे भी आप कहें। तो हर कंट्री ट्रेड करती है, राइट? तो ट्रेड ट्रेड जब भी एक वर्ड लिखा हो तो ट्रेड में ना ही केवल इंपोर्ट्स होते हैं बल्कि एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। तो जब आपका जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, जब आप कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर मिलेगा, जब आप कुछ इंपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, डॉलर आ कम रहा है, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, डॉलर जा ज्यादा रहा है, तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इसमें फर्क होता है। अब जैसे ही आप अपने इकोनॉमिक के स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं इकोनॉमी के, उसमें आप पढ़ते हैं कि एक होता है रेवेन्यू साइड, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स। तो वो क्या होता है, डे टू डे, मतलब एक साल के अंदर अंदर हमें जो चीजें भरनी ही भरनी है, जो जिसको आप कट डाउन नहीं कर सकते, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, ठीक है। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो होती हैं चीजें, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर फिनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स, है ना, ये जो लॉन्ग टर्न और बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली कैपिटल अकाउंट में आती है। वैसे ही हम ट्रेड के टर्म्स में भी अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट यही होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज के, डेली गुड्स एंड सर्विसेज के होते हैं, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में, अगर फॉर एग्जांपल यूएसए है, अब कैपिटल अकाउंट डेफिसिट तब होगा जब यूएस ने बेसिकली हमारी हमने बाहर ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, बाहर यूएसए का लैंड ज्यादा खरीदा हुआ है, तो हमारा जो आउटफ्लो हुआ है फॉरेन कैपिटल का, वो ज्यादा हुआ है डॉलर के टर्म्स में। हमने यूएसए में बहुत सारा लैंड खरीदा हुआ है इंडिया ने, लेकिन यूएसए ने इंडिया में उतना लैंड नहीं खरीदा हुआ। तो दैट इज कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इट इज अ लॉन्ग टर्म डेफिसिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। द करंट अकाउंट बैलेंस लुक्स एट द गैप, यही सारी चीजें यहाँ पे समझाई हुई हैं, क्या होता है करंट अकाउंट बैलेंस एंड ऑल ऑफ दैट। बांग्लादेश हैज टिपिकली बीन ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स। अब बांग्लादेश बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ओके लेकिन अभी क्या है, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो फिर वेस्टर्न इकोनॉमीज में डिमांड भी तो होनी चाहिए। वेस्टर्न इकोनॉमीज आर देमसेल्फ सफरिंग, है ना, वहां पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है तो डिमांड कहाँ से होगी। तो इसीलिए जब आपका एक्सपोर्ट कम हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी तो बढ़ेगा ही। तो भारत के केस में भी यही है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि करंट अकाउंट डेफिसिट और सस्टेनेबल ग्रोथ का सोल्यूशन सेम जगह से आता है भारत के लिए, क्योंकि हमारी ग्रोथ भी नहीं अच्छी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ पैंडेमिक की वजह से हमारा स्लो डाउन हुआ है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पैंडेमिक से 1-2 साल पहले ही स्लो डाउन करना शुरू हो गए थे। अब देखिए, प्रेजेंटली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों ज्यादा है? क्योंकि बाहर डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो एक्सपोर्ट्स होंगे नहीं, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो इंपोर्ट ही होता रहेगा, मतलब हमारा डॉलर जा ज्यादा रहा है। तो इस दोनों का एक ही सोल्यूशन है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली, देखिए, जब आप क्या पढ़ते हैं, जब आप अपने इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में जीडीपी, नेशनल नेशनल जो भी इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ आप पढ़ते हैं, तो आप उसमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं कि जो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, नेशनल इनकम है, ये सब वगैरह, उसका एक इक्वेशन पढ़ते हैं कि या तो वो कंज्यूमर ड्रिवन हो सकता है, कंजम्पशन से आ सकता है, या वो प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, ठीक है, या फिर वो बेसिकली एक्सपोर्ट से, नेट एक्सपोर्ट से आ सकता है। तो भारत के केस में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको और इलेबोरेटेड मैनर में समझा रही हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आए कि करंट अकाउंट डेफिसिट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों का ही सोल्यूशन एक ही है, और दोनों का सोल्यूशन एक्सपोर्ट्स है। आप हमेशा अपने एक कंक्लूजन के टर्म्स में लिख सकते हैं। आपका कोई भी GS3 पे इस तरह का क्वेश्चन आए तो प्लीज राइट इट। अब देखिए, क्या है कि उस इक्वेशन में अगर हम कंजम्पशन ड्रिवन आज तक भारत की इकोनॉमी रही है, पर एक हद तक आप सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन 7% ग्रोथ
नहीं लेके आ सकते। कंजम्पशन कभी भी इतनी ग्रोथ नहीं लेके आ सकता, ठीक है। तो फिर हम सोचते हैं कि चलिए इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे लेते हैं, फिर सरकार इतना कहती है इन्वेस्ट करो, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी ने, हमने ये आर्टिकल पे डिस्कस किया था, क्या बोला था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हनुमान जी को जो इस एक समय पे अपनी शक्तियां भूल गए थे, वो तो आपका भी हनुमान जी की तरह आपको अपनी शक्तियां याद करने की जरूरत है। आप में इतनी शक्ति है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। क्यों आपका मतलब बाहर वाली कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ के इन्वेस्ट करना करके इतना ज्यादा खुश है, लेकिन आप क्यों इतना ज्यादा खुश नहीं है? हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम कर दिया, 22% पे ले आए, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। आप में क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है भारत में इन्वेस्ट करने का? तो बात सिर्फ इतनी है कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो फिर ग्रोथ आएगी कहाँ से? और इन्वेस्टमेंट एक दिन में तो हो नहीं जाती है, अभी इसको काफी समय लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। इन द सेंस कब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कब क्या होगा, अभी बहुत दूर की बात है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल में इन्वेस्ट करना इज अ रिस्की थिंग। तो बचा एक्सपोर्ट्स, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स एंड एक्स, आप पढ़ते हैं ना ये। तो इसीलिए जो ग्रोथ आ सकती है वो भी केवल एक्सपोर्ट से आ सकती है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट ब्रिज हो सकता है वो भी केवल एक्सपोर्ट से हो सकता है। आई होप आई कुड टेल यू सर्टन थिंग्स। अब यहाँ पे ये जो तीसरा फैक्टर लिखा है वो बांग्लादेश की करेंसी का लिखा है, टका। अब देखिए बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, वो भी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई है। जैसे भारत की रुपया है ना, तो भारत का जो रुपी है बेसिकली अभी वो डेप्रिशिएट हो गई है। तो देखिए वैसे तो यूजुअली जब होता है ना, एक और चीज मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है, यानी कि अगर कल एक डॉलर रुपीज 70 का आता था, तो आज एक डॉलर 80 रुपए का आता है। तो ये इंपोर्टर्स के लिए बहुत बुरी बात होती है, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है। एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात क्यों होती है? अगर हम इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो अगर एक टी शर्ट है जो मैं इंपोर्ट करती हूँ, वो $1 की आती है, ठीक है। तो अब इस $1 के लिए मैं भारतीय हूँ, मुझे 80 रुपए देना पड़ रहा है, जो मैं कल 70 रुपए देती थी। तो इम्पोर्टर्स जो हैं वो अनफेवरेबल सिचुएशन में है। अगर मैं एक कंपनी है मेरी, और मेरी कारपेट मेकिंग कंपनी है, मैं कारपेट्स बेचती हूँ बाहर, तो मेरे को एक कारपेट का $1 मिलता है, और वो मैं भारत लेके आ जाती हूँ बेच के, ठीक है। तो मुझे अब $1 जो मिला है वो भारत में उसे एक्सचेंज करवाऊंगी। मुझे पहले कल 70 रुपए मिलते थे, आज 80 रुपए मिलते हैं। मैं इस 80 रुपए को, जो मेरे को 10 रुपए और फालतू मिला है, मैं इसको अपनी कंपनी में लगाऊंगी और इस कंपनी को एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगी, जिससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स एक फेवरेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं हो पा रहा। पहली बार ऐसा है कि भारत के एक्सपोर्टर्स जो हैं एक अनफेवरेबल सिचुएशन में है, रुपी डेप्रिशिएट होने के बाद भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर डिमांड नहीं है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, पैंडेमिक के 2 साल अभी रिसेंटली गए हैं, बहुत सारी और चीजें चल रही हैं। आई होप मैं इसके साथ साथ आपको बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी के भी पर्सपेक्टिव्स क्लियर कर रही हूँ। द वीकनेस इन द एक्सटर्नल फ्रंट, ओके देयर इज नथिंग मच हियर। अब देखिए बस ये सारी चीजें लिखी हैं कि अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से मिडिल इनकम स्टेटस 2031 लेके आना है, तो बहुत सारी पास्ट सक्सेसेस पे और बिल्ड ऑन करना पड़ेगा, लैच ऑन करना पड़ेगा, उसी पे फर्दर प्रोडक्टिविटी इनहेंस करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है क्लाइमेट रेजिलियंस, वो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बांग्लादेश सबसे ज्यादा, वैसे तो भारत भी साउथ एशिया की उन कंट्रीज में से एक है जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखेगा आने वाले समय में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही कहती है, हर रिपोर्ट यही कहती है, भारत को खुद को पता है। लेकिन बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान में जो फ्लड्स देखी, जिसकी वजह से कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का, वो भी एक क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रोफी ही एक तरह से आप मान सकते हैं। तो अब बांग्लादेश में भी क्या है, बांग्लादेश में 30 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो जाएंगे आने वाले समय में। और इन लोगों को जब आप डिस्प्लेस करेंगे, जो इकोनॉमी पे रिस्क आएगा, दोबारा से रिहेबिलिटेट करना और इतनी सारी चीजें। अब बांग्लादेश थोड़ा और ज्यादा बुरी स्थिति में है, क्योंकि बांग्लादेश की ज्योग्राफी और लोकेशन ऐसी है। बांग्लादेश एक लो लाइन कंट्री है, तो फ्लड्स भी सबसे ज्यादा वहां हो सकती हैं। अब साथ ही में आप जब भारत बांग्लादेश का मैप देखते हैं, तो आप देखते हैं ना कि बांग्लादेश कहाँ बसा हुआ है, हमारा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के ऊपर है ना, तो ये सब आप देखते हैं। तो साथ ही में बांग्लादेश में और भी बहुत साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो डेथ टोल होता है वो साइक्लोन्स की वजह से होता है। अब साइक्लोन्स की भी जो अनसर्टेनिटी है वो क्यों है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। कब लो प्रेशर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ऑल ऑफ दैट। तो क्लाइमेट रेजिलियंस भी एक चीज है, जो ये पैसा इकोनॉमिक असिस्टेंस आएगी, इसको उसके लिए भी यूज किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट।
ओके, LAC पास्ट टेंस प्रेजेंट अनसर्टेन। तो हम इसकी कुछ कुछ चीजें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, क्या तवांग सेक्टर में हुआ है, क्या पास्ट रहा है, क्या चाइना का पैटर्न रहा है। ऑलराइट, अभी इसमें से जो चीजें रह गई हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से समझने वाली है, हम केवल वो डिस्कस करेंगे। तो हमें बेसिकली क्या डिस्कस करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑल्दो अ लॉट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर सेक्टर बट इंडिया इज ऑल्सो रेडी विद इट्स काउंटर मेजर्स। तो क्या काउंटर मेजर्स, कुछ 2-3 पॉइंट आपको काउंटर मेजर्स में लिखने के लिए भी तो होने चाहिए कि भारत ने क्या किया है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब देखिए, जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे जी, उन्होंने बोला है कि सिचुएशन दो स्टेबल है पर अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि चाइना को कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या कर ले। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। ओके, तो इसी के वेक में अब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, भारत और चाइना का डिफरिंग परस्पेक्शन है, परसेप्शन है एज फार एज LAC इज कंसर्न, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन बात ये है, हमने कुछ पॉइंट्स को, 16 पॉइंट्स को म्यूचुअली हमने अग्री किया हुआ है काफी डॉक्यूमेंट्स में कि यहाँ पे आप इसको अपना मानते हैं, मैं इसको अपना मानता हूँ। तो ये हमारे बीच में 16 ऐसे पॉइंट हैं। लेकिन जो भी जगहें हमने लद्दाख में देखी, ठीक है, जहां पे उन्होंने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया, वो इन 16 जगहों में से नहीं है, ना ही गोगरा, ना ही हॉट स्प्रिंग्स, ना ही गलवान। ठीक है, लेकिन जो तवांग में हुआ है, तवांग एक वन ऑफ द 16 म्यूचुअली अग्रीड डिस्प्यूटेड एरियाज है। ठीक है, तो ये बात आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो 2021 में जनरल पांडे, जो उस समय पे ईस्टर्न कमांड के हेड हुआ करते थे, उन्होंने लीड किया। तो उन्होंने ये कहा था कि ओके, दैट लद्दाख स्टैंड ऑफ इन द ईस्टर्न सेक्टर। अब देखिए, लद्दाख स्टैंड ऑफ जो हुआ है उसके बाद मार्जिनल इंक्रीज हमने बाकी जगहों पे भी पेट्रोलिंग में भी देखा है PLA द्वारा। ही ऑल्सो सेड दैट द चाइनीज वर बिल्डिंग हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोज टू द LAC ऑन देयर साइड एंड दैट हैड लेड टू हायर ट्रूप प्रेजेंस। ठीक है, साथ ही में आपको ये भी पता है कि चाइना अपने छोटे छोटे से विलेजेस बनाई जा रहा है। ठीक है, तो भूटान और उनके बीच में भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, जो उसमें भी वो अपने ही गांव बनाए जा रहे हैं। और वो विलेजेस पता है कितने ही, उसको विलेज भी नहीं कह सकते, एक प्लेग्राउंड एरिया होता है ना, एक फुटबॉल ग्राउंड आप कह सकते हैं, उतना बड़ा एक विलेज है जिसमें छोटी छोटी सी हटमेंट्स हैं। जस्ट उनको ये चीज एस्केलेट करनी है बस सिचुएशन को। ठीक है, तो क्या काउंटर मेजर्स। अब देखिए, पिछले 2 सालों में इंडिया ने काफी स्टेप्स लिए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल मिलता है, एक पॉइंट मिलता है कि हमने पिछले 2 सालों में क्या किया। अगर क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप ब्लैंड चले जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि अरे 2 साल में हुआ क्या, हमें तो यही नहीं पता कि काउंटर मेजर्स क्या लिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सेला पास जो टनल प्रोजेक्ट है उनका, दिस इज एन एग्जांपल फॉर यू, जो जनवरी 2023 तक रेडी हो जाएगा। ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी, आप ब्रिज कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं। ठीक है, तेजपुर जो असम में पड़ता है और तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये एक ऐसी बेसिकली एक रोड होगी, एक टनल प्रोजेक्ट होगा बेसिकली। ओके, अब साथ ही में 1500 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट shadowing the LAC in Arunachal Pradesh is also coming up. It will run from Tawang in the west to Vijayanagar in the east Arunachal along the state's frontier with China. तो देखिए क्या होता है जब ऐसे टनल्स या ऐसे ब्रिजेस या फिर प्रोजेक्ट्स, इससे क्या होगा कि बेसिकली जो हम ट्रूप्स को जो सप्लाई प्रोवाइड कर पाएंगे वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बहुत जरूरी है। द विजिटिंग जर्नलिस्ट वर टोल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इन अरुणाचल वाज टेकिंग प्लेस अलोंग 5 वर्टिकल्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, ये जर्नलिस्ट को बताया गया हमारे चीफ द्वारा, आर्मी द्वारा, बहुत सारे सोर्सेज द्वारा, कि 5 वर्टिकल्स के थ्रू बेसिकली या अक्रॉस अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है। हैबिटेट एक्सपेंशन हो रहा है, हैबिटेट में, एविएशन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए सारे ही जरूरी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट बिल्डअप हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज बिल्डअप हो, या फिर लॉजिस्टिक्स, कुछ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना हो, या फिर सिक्योरिटी रेडार्स हो, या फिर इमेजरी सैटेलाइट्स हो, हर चीज में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन वाज एन इंक्रीज इन सर्विलेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ही केवल LAC के पॉइंट्स के पास, बल्कि जो डेप्थ एरियाज हैं चाइनीज साइड पे,
ओके हमें यहाँ का भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी देखिए क्या हुआ था कि तवांग सेक्टर में हमारी क्लाउडी टाइम होने की वजह से सही से इमेजरी नहीं काम कर पाई थी, तो हमें बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, सिक्योरिटी सर्वेलेंस ये सब कुछ बहुत बेटर चाहिए। Okay, a number of niche technologies had been deployed for this, he said. Other than regular satellite imagery, he listed ground-based cameras with night vision ability, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिसंबर 9 का जो इवेंट हुआ है वो 3 बजे हुआ है, तो नाइट विजन एबिलिटी आपको बिल्कुल चाहिए, सर्वेलेंस ड्रोन चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस सर्वेलेंस यूएवीज चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स चाहिए जो बेसिकली 24/7 सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके। अब देखिए तवान मैकमोहन लाइन एंड एलएसी, देखिए अगर आप आपके समक्ष कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको, जैसे हमने देखा था कि जो ईस्टर्न सेक्टर है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें ना ही केवल हमारे नॉर्थ ईस्ट का और चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल, वहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट है, बल्कि हमारा इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, जो असम का जो सबसे बड़ी स्टेट है बाकी स्टेट के साथ, जैसे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है। तो उसमें आप बाकी हम देख चुके हैं आप कैसे मैप ड्रॉ करेंगे इन सारी डिस्प्यूटेड एरियाज का, कुछ कुछ 3-4। साथ ही में आप तवांग सेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो आप मैकमोहन लाइन लिखे बिना आंसर, द एग्जामिनर वुड एक्चुअली सर्च फॉर दिस वर्ड, वेयर इज मैकमोहन लाइन रिटन, तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली सारी दिक्कत वहीं से स्टार्ट होती है। तो चाइना देखिए पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, वैसे तो चाइना कहता है कि हमारा जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है ये उसका पार्ट है, और इसे साउथ तिब्बत कहता है अरुणाचल प्रदेश के रीजन को। अब देखिए जो तवांग सेक्टर है वो चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ उनको कंट्रोल मिल जाता है तो वो पूरे तिब्बत पे कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धिस्ट लीडरशिप पे उनका कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, वो तवांग में ही है। और 2017 में दलाई लामा उन्होंने कम से कम 1 महीना यहाँ बिताया था। और राइट, और बीजिंग हमको बार बार बोलती रही थी कि ये खिलाफ है, तिब्बत हमारा है और आप एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये बेसिकली रहा है। तो फोर्थ दलाई लामा थे, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, वो भी तिब्बत के इस रीजन में, तवांग के इस रीजन में आए थे। फिर जो नेहरू के टाइम पे जब 1959 में इन्वेजन हुई थी, ठीक है, तो तब जो दलाई लामा थे वो भी यहाँ पे काफी महीने रुके थे बिफोर ही प्रोसीडेड फर्दर इनटू इंडिया, क्योंकि इंडिया ने उनको एग्जाइल दिया था, ठीक है। तो इसीलिए तवांग रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर वो तवांग रीजन को भी इन्वेड कर लेते हैं तो कंप्लीटली तिब्बत उनका हो जाता है उनके हिसाब से। द डिस्प्यूट ओवर तवांग एंड अरुणाचल गोज बैक टू इंडिया चाइना डिस्प्यूट ओवर द मैकमोहन लाइन। अब देखिए यही आपको एज इट इज लिखना है, दैट द डिस्प्यूट ओवर तवांग एंड अरुणाचल प्रदेश गोज बैक टू इंडिया चाइना डिस्प्यूट ओवर द मैकमोहन लाइन एज इट इज चेपो। ओके, क्योंकि बेसिकली जो ये मैकमोहन लाइन है वो चाइना ऐसा कहते हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि एक कॉलोनियल लाइन है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के केस में देखें तो रेडक्लिफ लाइन के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहते हैं कि कॉलोनियल लाइन है जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्रीमेंट से साइन की थी तिब्बत के साथ, तो तिब्बत तो हमारा है, उनके पास सॉवरेन एंटिटी तो है नहीं, तो जब चाइना ने साइन नहीं किया तो तिब्बत के अकेले साइन कर लेने से क्या होता है, ठीक है। तो ये तो गलत है, तो इसीलिए वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एक बुक है, उसमें ये चीज़ बताई है कि जो हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे शिवशंकर मेनन, उन्होंने डिटेल में दिया है कि जब 1960 में विजिट हुई उसमें जो जॉय एंड लाई जो थे बेसिकली चाइना के चीफ, चाइना के हेड, चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने नेहरू को सजेस्ट किया कि आप क्या करिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे मैकमोहन लाइन, पर आप क्या करें कि आप अक्साई चिन का चाइना के पास कंट्रोल है ये एक्सेप्ट कर लो। तो इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। 1962 के वॉर में भी तवांग एक सबसे बुरा रीजन था जहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन भारत को फेस करनी पड़ी थी, जिसके साइकोलॉजिकल स्कार आज भी इंडियन आर्मी कैरी करती है। द चाइनीज सीज फायर एंड विड्रॉल टू 20 किलोमीटर behind its 1959 LAC was unilateral, while the LAC in its, now there's nothing much here, आपके अगर हम अभी देखिए क्या है, तवांग एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, यानी कि तवांग जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अरुणाचल प्रदेश का, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश का कितना बड़ा पार्ट बनता है। तो ये ऑफर अब तो कोई काम भी नहीं करेगा अगर चाइना किसी तरह का ऑफर के साथ हमारे पास आता है तो। Alright, now this article is also very important.
कंटेम्प्रेरी एपिसेंटर ऑफ टेरर स्टिल एक्टिव जयशंकर। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है, दिसंबर का महीना है, और इसके बाद हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेम्परेरी मेंबरशिप हमारे पास है उसको भी हम गुड बाय कह देंगे। तो जाने से पहले हम एक और लास्ट अटेम्प्ट काउंटर टेररिज्म पे करना चाहते हैं, जिसका हम कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो G20 हो, चाहे वो नो मनी फॉर टेरर की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली और मुंबई में, जहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन प्ले कर दी, जहाँ पे साजिद मीर की आवाज रिकॉर्डेड थी और वो कह रहे थे शूट कर दो, पूरी बिल्डिंग को उड़ा दो, और ये सब बातें, ताकि हम बता सकें, जिसपे फिर चाइना ने हमें कहा कि आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं, हम इसलिए थोड़ा आए थे यहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो हम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे चाइना और पाकिस्तान को ये बताने का। अब देखिए, आपको याद होगा, इसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई है, एक होता सुडान मॉडल। भारत ने जब दिल्ली और मुंबई में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो भारत ने ये कहा था कि अब हमें लगता है कि हमें सुडान मॉडल अपनाना पड़ेगा। एक समय पे क्या हुआ था कि सुडान में जो भी टेरर अटैक्स थे, तो उसको टेरर लिंकिंग नहीं हो रही थी रशिया और चाइना की वजह से। तो वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी सारी कंट्रीज ने कोई मौका नहीं छोड़ा, हर जगह कोई भी कॉन्फ्रेंस होती थी, वो टेररिज्म पे है भी नहीं, हर जगह पब्लिकली बोलने लगते थे कि वील्ड रेफरेंस में कि ये ब्लॉकिंग बहुत जरूरी है, इनको लिस्ट करना बहुत जरूरी है टेररिस्ट के रूप में एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे ही भारत ने अब कोई मौका नहीं छोड़ना, सुडान मॉडल आप कह सकते हैं कि अपना लिया है। तो अगर आप कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में काउंटर टेररिज्म पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी जितने भी एफर्ट्स हम देख रहे हैं वो इंटरनेशनल एरेना में ही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप सुडान मॉडल का रेफरेंस जरूर दीजिए। तो अब देखते हैं हम कि बेसिकली ये क्या हो रहा है। हमने कल डिस्कस कर लिया था एक और कॉन्फ्रेंस के बारे में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर थर्सडे उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला है उन्होंने कि जो कंटेम्प्रेरी एपिसेंटर है टेररिज्म का वो अभी भी एक्टिव है। तो हमने किसको रेफर किया है, हमने पाकिस्तान को रेफर किया है कि जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, जहां से टेररिज्म, जिसकी सॉइल में से जिसको प्रोटेक्शन मिलती है, जहां से लॉन्च किए जाते हैं टेरर अटैक्स, वो एज इट इज है, वो जिंदा है बिल्कुल और फ्लरिश कर रहा है वहां पे सरकार की प्रोटेक्शन के अंडर। ये हमारा वील्ड रेफरेंस है बेसिकली। ओके, और देखिए साथ ही में हमने बोला है कि कई कंट्रीज क्या करती हैं, वो ना ही केवल प्रोटेक्ट करती हैं लिस्टिंग से, बल्कि जस्टिफाई भी करती हैं, क्योंकि अगर आप टेरर लिंकिंग नहीं होने दे रहे तो आप जस्टिफाई कर रहे हो ना टेररिज्म को। ओके, तो ये हमने बेसिकली कहा है। कहाँ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ब्रीफिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड पे। ओके, तो ये साथ ही में हमने देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो थ्रेट ऑफ टेररिज्म है वो और सीरियस हो गया है, क्योंकि टेररिज्म ने, टेरर आउटफिट्स ने, जैसे अलकायदा, देश, बोको हराम, अल शबाब, इन्होंने खुद को बहुत एक्सपैंड कर लिया। अब देखिए हमने स्पेसिफिकली जैश ए मोहम्मद या इन लोगों को क्यों नहीं मेंशन किया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी खुद से हम G20 की प्रेसिडेंसी हमने ली है, जिसमें हमने ग्लोबल साउथ का नैरेटिव रखा है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। तो ग्लोबल साउथ का जब हमने नैरेटिव रखा है, तो जब हमें पूरे ग्लोबल साउथ का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा ना काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स में, तो हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अब यहाँ पे ग्लोबल साउथ कहाँ से आ गया आप सोचेंगे, तो ये जो देश है या बोको हराम है, अल शबाब है, ये सारे के सारे, अगर आप बुर्किना फासो या अफ्रीका के बाकी रीजन में देखेंगे, ये सहारन जो रीजन है, डेजर्ट रीजन, वहां पे ये सारे स्प्रेड हो गए हैं। तो इन द सेंस हम क्या चाहते हैं, हम ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी चाहते हैं, और हम उनको ये चीज रेफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि देखिए आप हमारा साथ दीजिए इस पे। आई होप आप इतना समझना सीख गए हैं अभी तक। तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि हम इन वीडियोस को कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरह से, इवन दो आई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई रियली नॉट बीन वेल फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुई है, एंड ऑनेस्टली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन माय पार्ट। और अगर आपको ऑल्दो रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता कैसा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स वेरी हेल्पफुल, और मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। पर आप बाकी चैनल्स के साथ या किसी के साथ भी कंपेयर कीजिए, इतना टाइम नहीं लगता, अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। तो आप, कोई फ्रेंड है आपका जो आपको सच में लगता है कि इससे बेनिफिट कर सकता है, तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, तो बस यही, नथिंग मच।
ओके, ही वॉज सीन एज रेफरिंग टू पाकिस्तान, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब साथ ही में देखिए यूनिफॉर्म क्राइटेरिया हमें चाहिए सैंक्शन करने का, प्रोसिक्यूट करने का टेररिस्ट को। ओके, क्यों आपका टेररिस्ट हमारा सोल्जर आपका टेररिस्ट ऐसे नहीं हो सकता, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। अग्नि 5 बॉलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली। अब इसमें देखिए कुछ समझाने वाला नहीं है, बस इतना है कि अग्नि 5 को हमने टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने। जो ऑपरेट करती है अग्नि फायर को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, आपको पता है एक ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशन है जो मैनेज करती है, एडमिनिस्टर करती है सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। ओके, तो ये सब कुछ आपको पता है। तो फाइनली हमने ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल जो है, जो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है जिसका, ओके, जिसको डेवलप किया है DRDO ने, हमने इसको टेस्ट फायर किया है। ओके, हमने बहुत सारी कैपेबिलिटीज को देखा है कि अब ये फाइनली स्ट्राइक कर सकता है टारगेट्स एट रेंजेस ऑफ अराउंड 5000 to 5500 किलोमीटर्स विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और यही सारी चीजें अब देखिए कुछ कुछ संभावना ये भी है कि अग्नि 6 को भी डेवलप किया जा रहा है, ऑल्दो ऑफिशियली कुछ ऐसी डिक्लेरेशन नहीं हुई है। इसका जो टारगेट रेंज होगा वो 8000 किलोमीटर होगा, ऑफ कोर्स इवन बेटर, and has multi-independently targetable re-entry vehicle carrying capability missiles. ओके, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। अब देखिए ये बस आपके लिए एक एग्जांपल है। आफ्टर एसिड अटैक ऑन टीन नोटिस सेंट टू फ्लिपकार्ट एंड Amazon, तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्लिपकार्ट Amazon अभी बहुत सारी रीजंस की वजह से स्क्रूटनी में है, कि जैसे जो फेक रिव्यूज इस पे डलते हैं उसको डील करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें कैसे हम, आप कह सकते हैं एम्पैथेटिक बनाना चाहते हैं अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी, ई कॉमर्स को भी। ठीक है, तो सिचुएशन ये है। तो ये आप केस बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं जो एसिड अटैक केस हुआ है और आपके प्लेटफॉर्म पे इसे अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स अभी रिसेंटली हमने क्यों डिस्कस किया था, जो यूके है जो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने ही वाला है, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंसर्न भारत को लेके यही है, जो कॉपी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी यूके का किसी चीज, कोई उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उनकी किसी कंपनी ने, और उसकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ई कॉमर्स पे खुलेआम बिक रही है। तो ये कुछ कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं जो इवॉल्व हो रही हैं, जस्ट कीप एन आई ऑन इट। इंटरकास्ट आउट, पैनल विल ट्रैक ओनली इंटरफेथ मैरिजेस सेज महाराष्ट्र। तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये चीज बस हेडलाइन ही है, आपको इतना बताना है कि महाराष्ट्र का हमने जो डिस्कस किया था, एक पैनल बनाया जा रहा है इंटरफेस और इंटरकास्ट मैरिजेस को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र में, जिसमें बेसिकली अगर कोई विमेन की मेटर्नल फैमिली है जो उन्हें छोड़ देती है, एस्ट्रेंज कर देती है, जैसे श्रद्धा वालकर के केस में, ऑल्दो वो मैरिज का केस नहीं था, पर अगर मैरिज के बाद आपको छोड़ देती हैं और आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिले, ये इंश्योर किया जा सके, काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जा सके फैमिली को भी, उस लड़की को भी। ठीक है, ये सारी चीजें इंश्योर करेगा। पहले इंटरकास्ट मैरिजेस को भी ट्रैक करने वाले थे, अभी सिर्फ इंटरफेथ मैरिजेस को ट्रैक करेंगे। तो अभी डिफरेंस केवल इतना है। पब्लिक सर्वेंट्स कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ ग्राफ्ट और सर्कमस्टेंशियल प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, देखिए आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब भी पढ़ते हैं, ऑल्दो ये पूरा एक्ट बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ही डिस्कस करते हुए जो जस्टिस नसीर हैं, बेंच जो लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये बेसिकली, क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज है ना, स्पेशली पब्लिक सर्वेंट्स के केस में। ठीक है, तो आप जब पब्लिक सर्वेंट्स पे किसी तरह का क्वेश्चन आता है, अभी रिसेंटली आपको पता है जो अंडमान एंड निकोबार के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, किस तरह के सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए हैं, कि वो कैसे जॉब ऑफर करते थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते थे अपने बंगलों पे बुला के सेक्सुअल फेवर्स लेने के बाद। तो बहुत सारी और चीजें पब्लिक सर्वेंट्स पे आप आए दिन पढ़ते हैं, करप्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो आप जरूर अपने एथिक्स के आंसर्स में भी, क्योंकि एथिक्स में बहुत सारे सेक्शंस हैं, एक साइकोलॉजी का सेक्शन है, एक पब एड का सेक्शन है। ठीक है, तो पब एड में यूजुअली व्हाट वुड यू राइट, है ना, उसमें क्वेश्चन ही पब्लिक सर्वेंट्स पे आते हैं, है ना, कि इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप जरूर अगर कोई करप्शन रिलेटेड केस स्टडी आती है या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को मेंशन कीजिए। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रीफली उसे पढ़िए भी। तो अब इसमें क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट डिमांड करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं ब्राइब को या किसी भी तरह के ग्रेटिफिकेशन को,
तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है अब जिसने उनको ब्राइब दी या जिनसे मांगा गया अगर वो उनकी डेथ हो गई है या अभी वो है नहीं, ठीक है, तो फिर अगर कोई और उनका रिलेटिव है वो बता सके कि उन्होंने दी थी या कुछ भी, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर केस बाय केस बेसिस पे, ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस की ही ज़रूरत हो। तो क्योंकि जो स्टिंक ऑफ करप्शन है, इसका जो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे, भारत की, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा मैटर है। Okay, because it is a gigantic problem. Large scale corruption retards nation building activities and everyone has to suffer on that count. ये चीज इन्होंने बोली है। Okay, देखिए अब इसमें इन्होंने कुछ एक बात कही है। Okay, तो अब देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये एक जैसा इन्होंने बोला, said it is a sad but a bitter reality that corruption is corroding like cancerous lymph nodes the vital veins of body politics, social fabric of efficiency of the public service and demoralizing the honest officers. अभी देखिए यही होता है, मतलब आप कभी अपने रिश्तेदारों वगैरह से भी आसपास देखेंगे तो यही कहते हैं कि होते ही ऐसे हैं सिविल सर्वेंट। अब कोई ऑनेस्ट भी है लेकिन उसको पूरी जिंदगी ये सुनना पड़ेगा आईएएस ऑफिसर सारे भ्रष्ट होते हैं। तो ये तो प्रथा है जो सबके दिमाग में घुस चुकी है। तो ये इसको कर्व करना बहुत जरूरी है और यही कोर्ट ने भी कहा है। और कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है साथ ही में। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब कुछ जो लिखा है उसका अगर मैं आपको जिस्ट बताऊं, तो जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें दो डिफरेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आपको कोई ब्राइब दे रहा है, आपने मांगी भी नहीं जबरदस्ती, पर आपने बस एक्सेप्ट कर लिया, उसे कुछ कहा नहीं, आपने कुछ नहीं मांगा, अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी, ठीक है, तो उसे एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो आप अगर एक्सेप्ट करते हैं इस तरह की ब्राइब, आपने डिमांड नहीं की थी, तो आपको जो जेल है वो 6 महीने मिनिमम होती है और 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है केस बाय केस बेसिस पे एक्सेप्टेंस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे जेल का टर्म नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप बेसिकली डिमांड करते हैं ब्राइब को, ओके, घूस डिमांड करते हैं जब आप, तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंडर आती है, ठीक है। तो उस केस में आपको मिनिमम 1 साल की सजा होती है और मैक्सिमम 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि एक्सेप्टेंस हो गया, रिसीट हो गया, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, पर साथ में बेसिकली कई कई चीजें जो भी हैं ऑफेंस के लिए, और भी कई कई चीजों की जरूरत है। हम सुनेंगे जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं उनको भी। नेतन्यू टू विजिट यूएई इंडिया नेक्स्ट ईयर एनवॉय, तो बस हम ये देखेंगे बेंजामिन नेतन्यू यूएई जाके क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक तो इजराइल आइसोलेटेड ही था। तो यूएई और बाकी कंट्रीज जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके साथ इंश्योर किए हैं, क्या बात होती है, भारत आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बेंजामिन नेतन्याहू आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। तो क्या हमारा रिश्ता इवॉल्व होता है, क्योंकि पैलेस्टीनियन इशू भी है ना एक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर, द विजिट वुड हैपन नेक्स्ट ईयर, हम इसको डिस्कस कर लेंगे जैसा भी होगा। नीड अ न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम टू फिल वैकेंसीज इन हायर जुडिशरी। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है तो इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया एक आई थिंक सीपीआई के मेंबर द्वारा, आई डोंट नो कौन से, आई थिंक जो भी किसी एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा कि लॉ मिनिस्टर से कि एनजैक आप क्या चाहते हैं दोबारा वापस आए अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो मानते हैं कि एनजैक का स्ट्राइकिंग डाउन सही नहीं था, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का भी यही कहना है। तो ये सारी चीजें बस इन्होंने बोली हैं कि बिल्कुल एक नया सिस्टम आने की जरूरत है, अपॉइंटमेंट सिस्टम, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। Okay, 14 Maharashtra villages want to merge with bordering Telangana. Now, why are we discussing this? Because there are a lot of interstate boundary disputes in India as well. हमारे boundary disputes जैसा कि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, ना केवल बाकी countries, पाकिस्तान, चाइना, इन लोगों के साथ है, हमारे states में भी बहुत सारे unresolved boundary disputes हैं। तो वैसा ही एक डिस्प्यूट आप बेलगावी को जानते हैं, बेलगावी को लेके हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है। एक और ऐसा डिस्प्यूट महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है। अब ऐसे 14 महाराष्ट्र विलेजेस हैं जो तेलंगाना को ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजन इनमें से ऐसे हैं जिनके पास दो दो जगहों के राशन कार्ड है, महाराष्ट्र के भी और तेलंगाना के भी, ठीक है, और दो दो जगहों के वोटर आईडी कार्ड भी हैं, महाराष्ट्र के लिए भी और तेलंगाना के लिए भी। तो
तो ये क्यों है बेसिकली, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हमें क्यों तेलंगाना में मर्ज होना है, अगर कल को मर्ज होना भी है किसी में, क्योंकि जो तेलंगाना की सरकार है वो ऋतु बंधु, दलित बंधु, है ना, ऋतु बीमा, ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है, महाराष्ट्र से कहीं गुना बेटर है। तो अगर हम आप अपने एग्जाम्पल्स में इसे लिखें तो आप क्या लिखेंगे, जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो बेसिकली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्चुअल है, ठीक है। तो ये 80 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ लैंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जिवती तालुक ऑफ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये बेसिकली चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का जो मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, स्टेट्स कैन एनैक्ट लॉज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। लॉ मिनिस्टर ने राज्यसभा में बोला है कि जी बिल्कुल स्टेट्स बना सकती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल्दो आर्टिकल 44 कहता है दैट द स्टेट एज अ होल कंट्री एंडेवर करनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए, पर अगर स्टेट चाहे तो कर सकती है। क्यों? अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई भी आंसर लिखेंगे तो आप जरूर मेंशन करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि हमारे लॉ मिनिस्टर ने अब इस पे हाईलाइट कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है। तो आप बेसिकली इसको हाईलाइट करेंगे कि एंट्री 5 जो है लिस्ट 3 की, लिस्ट 3 क्या है, 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट की जो एंट्री 5 है उस पे बेसिकली ये सारे जो मैटर्स हैं, ठीक है, सक्सेशन, विल, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन, मैरिज, डिवोर्स, ये सब कुछ इसमें आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो आप ये बिल्कुल लिखेंगे। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं। China builds ropeway roads near Tri Junction. Now there is nothing here. यहाँ पे बस ये पता चला है कि चाइना ने अपने साइड पे जो इंडिया भूटान चाइना का ट्राई जंक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, दोकलाम प्लेट्यू जो इतना बड़ा 2017 में यहाँ पे स्टैंड ऑफ चला, तो यहाँ पे जो बेसिकली टोरसा नाला है उसके साइड पे बेसिकली उन्होंने बहुत सारा रोपवे डेवलप किया है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।